जय हिंद दोस्तों, इस नए सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों पिछले इस सेशन में हमने कुछ ट्रिक्स की बात की थी, लगभग 5 से 6 ट्रिक्स की बात हमने बात किया था और ख़ास बात ये है कि इस सेशन को काफ़ी लोगों ने देखा भी है और अभी देख भी रहे हैं। इस वाले सेशन में हम दोस्तों कुछ नए चीज़ों पे बात करेंगे, कुछ लॉजिक्स की बात करेंगे, कुछ ट्रिक्स कह लीजिए उसपे बात करेंगे। एक लॉजिक या ट्रिक्स हम इसमें चर्चा करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप एक सिंपल प्रैक्टिस के ज़रिए उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं और इसका लाभ ये होगा कि आप उस एक ट्रिक के सहारे 5 से 8 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ये आपके प्रीलिम्स के कट ऑफ को क्लियर करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। देखिए, होता ये है कि जो भी हमारे कोर सेक्शन है जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है और इकोलॉजी है, इनकी जो भी बनने योग्य क्वेश्चन होते हैं, वो सभी लोग बनाते हैं। जिनके भी रिजल्ट हो रहे हैं वो भी बनाते हैं, जिनके छूट जाते हैं रिजल्ट कुछ नंबर से वो भी बनाते हैं। लेकिन दोनों में अंतर ये होता है दोस्तों कि वो इन्हीं कुछ ट्रिक के सहारे, कुछ लॉजिक के सहारे कुछ खुद से डेवलप करते हैं या किसी और से उनको हेल्प मिल जाता है। इनके सहारे वो कट ऑफ प्राप्त करने योग्य मार्क्स को कर पाते हैं और 5, 7, 8 क्वेश्चन को एक्स्ट्रा सॉल्व कर पाते हैं, जिसके सहारे उसका कट ऑफ क्लियर हो जाता है और कुछ लोग उससे पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों ये जो एक सिंपल सा ट्रिक्स है या लॉजिक कह लीजिए, इसका हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो ट्रिक्स हम ये चर्चा किए थे पिछले सेशन में, उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और उसी क्रम में हम एक ये जो ट्रिक्स है और जो भी अभी ट्रिक्स बचे हुए हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस सेशन को कंप्लीट देखिए। जो भी अभी बचे हुए समय है हमारे पास प्रीलिम्स 24 के लिए, उसमें ये आपको काफ़ी सहायता करेगा क्योंकि इस ट्रिक्स के माध्यम से हमने भी काफ़ी स्कोर किया था, मेरा भी अच्छा खासा स्कोर हुआ था। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, सफलता भी मिलेगी और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। तो चलिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसी क्रम में, उसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जाता है कि वर्तमान में और आसन भविष्य में वैश्विक तापन के प्रशमन में भारत की संभावित रूप से क्या सीमाएँ हैं? तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग की बात एक तरह से होती है, इसमें कहा जाता है कि वैश्विक तापमान के प्रशमन में भारत की संभावित से क्या सीमाएँ हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको देखते हैं हम लोग और लॉजिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जिन क्वेश्चन के बारे में आप लोग को नहीं पता होगा, उस तरह के क्वेश्चन देखिए कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, जिसके जिसको आप लॉजिक और ट्रिक्स के सहारे ही सॉल्व कर पाएँगे और वही आपका कट ऑफ निर्धारित करेगा। तो चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कि ये कैसे इसको कैसे सॉल्व करें। जो पहला ऑप्शन है दोस्तों इसमें कि उचित वैकल्पिक प्रौद्योगिकियाँ पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है। भारत अनुसंधान और विकास में विशाल धनराशि का निवेश नहीं कर सकता और तीसरा विकल्प ये कहता है कि अनेक विकसित देशों ने भारत में पहले ही प्रदूषण फैलाने वाले अनेक उद्योग अपने उद्योग स्थापित कर रखे हैं। याद करिए कि जो पिछला वाला सेशन था उसमें हमने ये कहा था कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ये डिसाइड करना है कि जो नेगेटिव ऑप्शंस है उसको हमें छाँटना है, उसको गलत साबित करना है क्वेश्चन में, ये हमें देखना है। तो आप ये देखिए कि तीनों में सबसे नेगेटिव क्या है और दूसरा हमने ये कहा था कि अगर इंडिया के इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको नेगेटिव चीज़ बताया जाता है तुलनात्मक रूप से, तो आप ये याद रखिए कि वो जो ऑप्शंस है, वो विकल्प है, वो मैक्सिमम टाइम गलत ही होते हैं। तो देखिए जो तीसरा ऑप्शन है हमारा, अनेक विकसित देशों ने भारत में पहले ही प्रदूषण फैलाने वाले अपने उद्योग स्थापित कर रखे हैं। आप ये सोचिए कि क्या भारत ऐसा कर सकता है कि वो किसी दूसरे देशों को, जबकि यहाँ पे खुद बहुत सारी तरह की जो भौगोलिक समस्याएं हैं, इकोलॉजिकल चीज़ें हैं और चीज़ें देखा जाता है, तो क्या वो दूसरे इतना तो नहीं हो सकता हमारी सरकार या जो भी उस टाइम के जो भी वो चीज़ें होते हैं कि वो भारत में जो वेस्टेज होते हैं पॉल्यूशन फैलाने वाले, उसको डंप करने का मौका देगा। तो अगर ये तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाता है तो देखिए ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। बचा केवल 1 और 2 और केवल 2। तो अब देखते हैं दोनों में, तो पहले एक को हम वेरीफाई करेंगे से देखते हैं। उचित वैकल्पिक प्रौद्योगिकियाँ पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है।
ये तब कहा जा रहा है, ये देखिए 2010 की बात है। अगर इसको आप नॉर्मल तरीके से सोचेंगे तो आपको ये गलत लगेगा, लेकिन आप याद करिए कि 2010 की बात ये कर 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और अब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2010 में क्या भारत के पास इतनी अधिक मात्रा में प्रौद्योगिकियां उपलब्ध होगी जो इस तरह की चीज़ों को कम करने में योगदान दे रहे हो? तो स्वाभाविक है कि उतना टेक्नोलॉजिकल हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध नहीं होगा जितना कि अभी है। तो इस तरह से ये चीज़ें सही हो जाएंगी। अगर ये सही हो जाता है तो संभव है कि 1 और 2 ही इसके ऑप्शन होंगे। तो कुल मिला के इसका ये ऑप्शन हो जाता है। फिर भी इसका देखते हैं, भारत अनुसंधान और विकास में विशाल धनराशि की निवेश नहीं कर सकता। देखिए जो आर एन डी है हमारा, वो अभी के तुलना में 2010 में उतना कर पाता होगा। तो स्वाभाविक है उतना नहीं कर पाता होगा। तो ये भी ऑप्शन आपके सही होंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि कार्बन क्रेडिट के बारे में पूछा गया है कि कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है की बात करता है, तो ये बात जान लीजिए। कार्बन क्रेडिट का सिंपल सा जान लीजिए, अगर कुछ भी नहीं पता हो तो कार्बन क्रेडिट का संबंध किससे हो सकता है? कार्बन क्रेडिट का संबंध आप समझ पाते हैं कि इकोलॉजी से इसका रिलेटेड होगा और ग्लोबल वार्मिंग से होगा। जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होती है, उससे संबंधित होगा। उसी संदर्भ में लॉजिक से सोचिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहले पॉज करके आप पढ़ लीजिए क्वेश्चंस को। इसमें कहा जाता है कि कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई थी। ये बिल्कुल बात सही है। अगर आप थोड़ा भी इकोलॉजी पढ़े होंगे तो ये क्योटो प्रोटोकॉल में इसका जो चीज़ है, इसको इस कॉन्सेप्ट को अपनाया गया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन कहता है कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभियंस के नीचे ला चुके होते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि कार्बन क्रेडिट दिया ही इसी वजह से जाता है ताकि वो ग्रीन हाउस गैसें को घटाकर कम करे। उसके बाद है दोस्तों जो तीसरा ऑप्शन है, कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है। बिल्कुल बात सही है। जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेज है उसमें सबसे अधिक मात्रा लगभग देखा जाता है कि इसमें CO2 का ही होता है। तो इसी को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट की का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी देखते हैं कि कहता है कि कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। देखिए ये कार्बन क्रेडिट की जो अवधारणा है वो UNFCCC के तहत क्योटो प्रोटोकॉल में इसका अवधारणा को दिया गया था, जिसके तहत आप सबको पता है कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड की चीज़ें हैं उसको कम करने की बात कही गई थी। और उसमें कहा गया था कि 2012 तक जो सभी देश अपने 1990 के स्तर से 5.2% की कमी करेगा। लेकिन इसके जो मूल्य है, जो क्रय विक्रय संबंधी जो नियम नीति जो भी कह लीजिए रेगुलेशन की चीज़ें हैं, वो जो देश है जो इसमें शामिल थे प्रोटोकॉल में, वो खुद डिसाइड करते हैं। जो उनकी एजेंसियां हैं वो डिसाइड करती है। तो इस हिसाब से भी ये क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कौन कथन सही नहीं है इसकी बात करता है। तो इस तरह के फैक्ट को आप लोग थोड़ा बहुत देखते रहिएगा, इससे काफ़ी आपको फ़ायदा मिलता है। कुल मिला के यही सारी चीज़ें हैं कि देखिए कि इसी तरह लॉजिक लगा के बहुत सारे क्वेश्चन आगे हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि लॉजिक कितना इम्पोर्टेंट है। आप जो भी नॉर्मल क्वेश्चन है वो होते हैं वो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग जिनका रिजल्ट होता है वही कुछ नॉलेज के आपको ये हालांकि अभी सामान्य लग रहा होगा कि अरे इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे तब आपको इसका याद आएगा और तब आपको पता चलेगा अगर हम इस तरह से कुछ चीज़ अपना डेवलप किए होते या कहीं से सीख लिए होते तो बहुत फ़ायदा होता। तो इस तरह आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। तो इसी क्रम में एक और हम आपको बताते हैं कि जो अभी हमने एक ट्रिक्स की बात किया था कि जिसके सारे आप कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसकी हम चलिए बात करते हैं। दोस्तों देखिए होता क्या है, प्री में 100 क्वेश्चन होते हैं, ये पता है। 100 क्वेश्चन GS1 में 100 क्वेश्चन होते हैं। इसमें लगभग जो 70% क्वेश्चन होता है वो आपके कोड एरिया से ही होता है। कोड
जो कोर एरिया होता है हमारा, जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं लगभग उसी से होते हैं 70% क्वेश्चन। और उसके बाद जो 30% क्वेश्चन होते हैं उसमें आपका करंट अफेयर होगा, करंट अफेयर होता है, जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं। और इसमें भी ये कोर एरिया में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको स्टेटमेंट वाइज होते हैं, स्टेटमेंट वाइज होते हैं, कुछ फैक्चुअल होते हैं, ठीक है, कुछ फैक्चुअल होते हैं। तो हमारा मानना ये है कि ये जो 100 क्वेश्चन है, ये 100 क्वेश्चन है, आप हमेशा ये प्रैक्टिस करिए कि इस क्वेश्चन को लॉजिक देखिए यहीं पे, ये 100 क्वेश्चन को किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में आपको 2 घंटा के अंदर, 2 घंटे का जो समय होता है उसके अंदर आपको अच्छे से पढ़कर समझ लेना है। इतना आप अपना हैबिट डेवलप करिए कि आप 2 घंटे में, 2 घंटे से थोड़ा सा कम समय में ही आपको, चूंकि वहाँ पे OMR भी जिसको भी गोला करना होता है, तो आपको 2 घंटे से कम ही समय मिलता है। उसमें ये कोशिश करिए कि आपका जो 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन है उसको आप पढ़कर समझ लें। यही लॉजिक है दोस्तों। देखिए, अगर आप देखते होंगे कि जो लोग एग्जाम दिए होंगे वो भली भांति ही जानते होंगे कि अगर आप एग्जाम देकर घर पे आते हैं, जब क्वेश्चन खोलते हैं, जब आप सरसरी निगाह से 1 से 100 तक का क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो आपको लगता है अरे ये क्वेश्चन तो मेरा छूट गया, क्योंकि ये आपसे बन सकता था। बन इसलिए सकता था क्योंकि अगर आप उसको पढ़ लेते तो आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो इस तरह के कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन दोस्तों आपको मिल ही जाएगा, जिसको आप आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें भी आपका जितना ही नॉलेज है उसी नॉलेज के सहारे उस 5 से 6-7 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई नॉलेज की आवश्यकता नहीं होगी। जितना भी नॉलेज आपके पास है उसी नॉलेज के सहारे आप 5 से 7 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन वो सॉल्व इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व सभी 100 क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाए। अगर 100 क्वेश्चन आप पढ़ पाते तो आप विश्वास रखिए आपका वो 5 से 7 क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाता और वही 5 से 7 क्वेश्चन आपके कटअप को क्लियर करवा देता। तो ये चीज आपको सीखना है और 100 क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना है, इसलिए ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि कहा जाता है कि 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि गरान, जिसे मैंग्रोव है, तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं, देखते हैं इसको कि गरान ये दे दिया कि ये मैंग्रोव है। गरान अनूप होने के से समुद्र और मानव बस्तियां के बीच एक ऐसा बड़ा क्षेत्र खड़ा हो जाता है जहां लोग न तो रहते हैं और न ही जाते हैं। देखिए, जो क्षेत्र है, जो हमारा सुंदरवन का डेल्टा है, वहाँ पे मैंग्रोव वन अधिक पाया जाता है। आप ये देखिए कि क्या वहाँ पे लोग नहीं जाते, वहाँ बस्तियां नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वहाँ पे लोग रहते हैं, बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं, कई सारे सोसाइटी रहते हैं, वहाँ बहुत सारे रिसर्च सेंटर भी है, पर्यटक भी जाते हैं। तो इस तरह से ये ऑप्शन जो है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कारण की जो क्वेश्चन में है, कारण क्या कारण है जिसके सहारे वो सुरक्षा बाड़े का काम करता है, तो आप देखिए जो ये वाला जो कारण है ये तो गलत हो जाएगा। गरान भोजन और औषधि दोनों प्रदान करते हैं जिनकी प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों को जरूरत पड़ती है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि भोजन और रसीद दोनों प्रदान करते हैं, वहाँ मिलते भी हैं काफ़ी बृहद मात्रा, चूँकि वहाँ का बायोडायवर्सिटी काफ़ी हाई है, लेवल का है, काफ़ी सारे जीव-जंतु पाए जाते हैं, बहुत सारे औषधि पाए जाते हैं, स्वाभाविक है। लेकिन ये इसका कारण नहीं हो सकता, जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये इसका कारण नहीं हो सकता, आप समझ पा रहे होंगे। जो तीसरा ऑप्शन है, गरान के वृक्ष घने वितान के लंबे वृक्ष होते हैं, जो चक्रवात और सुनामी के समय उत्तम सुरक्षा प्रदान करते हैं। देखिए, ये सच है कि जो वृक्ष होते हैं वितान और लंबे होते हैं, झाड़ीदार भी होते हैं, चक्रवात के और सुनामी के समय उत्तम सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन ये कारण की बात करते हैं, किस कारण से? तो आप ये दोनों तो नहीं होगा, इसको आप होल्ड कर लीजिए, इसको आप होल्ड कर लीजिए, चौथा पढ़ते हैं। गरान के वृक्ष गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते। देखिए, जो मैंग्रोव की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं दोस्तों, आप सबको पता होगा कि उसकी जड़ें हैं, जो मैंग्रोव वन होते हैं उसकी जड़ें काफी अंदर तक रहते हैं, काफी एकदम जालदार तरह के होते हैं, काफी बड़े बड़े लंबे चौड़े बहुत दूर दूर तक होते हैं। और वही इस इसको
करने नहीं देता है, वही उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसके तुलना में आपका ये डी जो ऑप्शन है वो अधिक इम्पोर्टेंट अधिक उपयुक्त है और उसके सही कारण को बताता है। तो इस तरह जो इसका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं लॉजिक के साथ। कुछ और क्वेश्चन को हम आने वाले समय में डिस्कस करेंगे और जो हमारे ट्रिक्स है कुछ और स्पेशल ट्रिक्स की बात करेंगे। लेकिन अभी तक जो भी ट्रिक्स हमने बताया है, हम लोगों ने डिस्कस किया है, उसको आप प्रैक्टिस करिए। कुल मिला के जितने भी आप ट्रिक्स पढ़ेंगे, लॉजिक्स पढ़ेंगे, उसमें यही सारी चीज़ें कॉमन है। और जो भी हमारा अगला सेशन होगा उसमें ज़रूर इस विषय पे बात करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, समय बहुत कम है, स्वस्थ रहने की कोशिश करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए और खुश रहिए। धन्यवाद।